से बच्चों को नहलाती है। कुछ माताएं तो वो मेडिकल स्टोर से बेबी सोप उठा के लाती है, बच्चों का अलग से साबुन आता है। बेबी सोप हो या बुड्ढा सोप हो, साबुन साबुन ही होता है। साबुन या तो बनता है कास्टिक सोडे से या बनता है कास्टिक पोटास से। और ये दोनों केमिकल इतने खतरनाक है कि 1 चम्मच कास्टिक सोडा आप हथेली पर रख करके पानी डालो, आपका हाथ इतना जल जाएगा कि 6 महीने तक कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। ऐसे खतरनाक केमिकल को बच्चे की कोमल त्वचा पर लगाओगे तो रिएक्शन होगा और आगे जाकर के उस बच्चे को दाद, खाज, खुजली, चर्म रोग, स्किन डिजीज होने का खतरा बढ़ेगा। आयुर्वेद कहता है कि तांबे का एक बर्तन लो, उसमें 300 ग्राम गौमूत्र डाल के 15 मिनट तक हलाओ। गौमूत्र और तांबा जब आपस में मिलता है तो त्वचा रक्षक औषधि तैयार हो जाती है। उसमें फिर 10 गुना पानी यानी कि लगभग 3 लीटर पानी मिला करके उस गौमूत्र मिले हुए जल से अपने बच्चे को स्नान कराओ। उसकी त्वचा में 7 दिन में इतना परिवर्तन आएगा कि भविष्य में उस बच्चे को कभी दांत, खाज, खुजली, चर्म रोग, स्किन डिजीज नहीं होगी। आगे बढ़िए। करीब 1.25 महीने बाद बच्चे का नाम रखते हैं। मैं जो बता रहा हूं वो समझ रहे हैं ना आप, कि हम लोग समझते हैं कि गाय दूध के लिए चाहिए और दूध तो बाजार में मिलता है, तो फिर गाय की जरूरत क्या है। लेकिन दूध बाजार में मिलेगा, ये सब चीजें कहां से लाओगे। हर पग पग पर गाय माता चाहिए। बच्चा जैसे ही 1.25 महीने का होगा नाम रखेंगे ही रखेंगे। पहले नाम गांव के साधु संतों को बुला के रखते थे या पंडित जी को बुला के रखते थे। आजकल मम्मियां खुद ही गूगल पर, वो मोबाइल पर देख करके महापंडित बन जाती है और अपने बच्चों का नाम खुद ही रख देती है। बंटी, बबली, डंकी, मंकी, निंकी, चिंकी, टिंकी, फिंटी। कई बार तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कूतरे को बुलाया कि छोकरे को बुलाया। इंसान और जानवर के नाम में अंतर रखो भाई। नामकरण की शुद्ध विधि गर्ग संहिता में वर्णित है। गर्ग संहिता में प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण जी का नाम रखने के लिए नंद बाबा जी ने अपने गुरुदेव जी को बुलाया। महल में सुंदर आसन बिछा के प्रार्थना पूर्वक आग्रह किया, प्रभु लाला का नाम रख दीजिए। गुरुदेव ने मना कर दिया, यहां बैठ के नाम नहीं रखेंगे। तो प्रभु कहां चले? क्या बेटा वहां चलो जहां आपकी गाय माता बंधी है। क्या उससे क्या होगा? कहा बेटा गौ के तन में सकल देवताओं का निवास है और इतने देवताओं की साक्षी में नाम रखेंगे तो जैसा नाम वैसा गुण आएगा। पहले हर घर में गाय माता होती ही थी। गरीब हो कि अमीर हो, अनपढ़ हो कि ज्ञानी हो, किसी भी वर्ण का हो, बिना गाय माता के कोई भारतवासी रहता ही नहीं था। हिंदू है इसका मतलब गाय माता होती ही होती थी। गौ और तुलसी के बिना उस घर को हिंदू का घर ही नहीं माना जाता था। हर घर में गाय माता होती थी। गाय माता की साक्षी में नाम रखते, नाम और गुण समान होते थे। आजकल देख लो नाम कहां जा रहे, गुण कहां जा रहे। नाम रख दिया राम लाल भाई, काम कर रहा है रावण लाल भाई जैसा। नाम रख दिया शांति बेन, पूरे दिन मोहल्ले में झगड़ा करती घूमती है। नाम है बहादुर सिंह, कॉकरोच देखते के भागता नजर आता है। ये नाम का विपरीत प्रभाव क्यों? क्योंकि गाय माता की साक्षी छूट गई। गाय माता के शरीर में इतनी सत्वगुणी ऊर्जा है कि उनकी साक्षी में किया जाने वाला प्रत्येक कार्य सफल होता है। नामकरण के बाद में बारी आती है अन्नप्राशन संस्कार की। बच्चे को पहली बार क्या खिलाना चाहिए? 6 महीने तक तो बच्चे को जन्म देने वाली माता के दूध के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए। अगर दूध की कमी है तो शतावरी चूर्ण गाय माता के दूध में मिला के 15 दिन तक कोई बहन पी ले तो वैसे ही 6 महीने तक दूध की कोई कमी नहीं रहेगी। 6 महीने बाद जब लगे कि अब इस बच्चे को बाहर की कोई वस्तु खिलानी है तो विज्ञापन के चक्कर में पड़ के ये सेरेलैक, बॉर्नविटा, बूस्ट, हॉर्लिक्स जैसा कचरा पट्टी मत खिलाना। इसमें एनर्जी फूड के नाम पर सिर्फ बहुराष्ट्रीय कंपनियां धोखा देती है हमको। मूंगफली का तेल निकालने के बाद, सिंग का तेल निकालने के बाद जो खली बचती है उस खली में कलर, फ्लेवर, सेक्लिन और चने का लौट मिलाकर के 20 रुपए किलो का कचरा 400 रुपए किलो तक में कंपनियां बेच रही है। हम सोचते हैं कि हमारी छोकरी खाएगी हिडिंबा बन जाएगी, छोकरा खाएगा घटोत्कच बन जाएगा। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। जितनी ताकत बाजरे की एक रोटली में होती है उतनी ताकत भी मेरे भाई बहनों इन एनर्जी फूड में नहीं है। और फिर भी आपको लगे कि खिलाना जरूरी है तो सारी जिंदगी पड़ी है बाद में खिलाना, लेकिन शुरुआत के 7 दिन ये वस्तु नहीं खिलाई जा सकती। 6 महीने बाद जब लगे कि आप अपने बच्चे को बाहर की कोई चीज खिलानी तो पहले 7 दिन तक उस बच्चे को पंचगव्य पिलाना चाहिए। पंचगव्य 5 वस्तु से बनता है। 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच दही, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच गौमूत्र और 1 चम्मच गोबर का रस। दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर का रस, इन 5 चीजों को समान मात्रा में मिला करके आधा चम्मच सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम उस बच्चे को गुटकी दीजिए। पंचगव्य पीने से बच्चे के शरीर का एंटी पॉइजन पावर, विष निरोधक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि भविष्य में वो बच्चा गलती से कभी जहर भी पी ले तुरंत उस बच्चे की मृत्यु नहीं होगी। आप उसको हॉस्पिटल ले जाके ट्रीटमेंट कराओ, इतना समय आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। हमारे धर्म ग्रंथों ने भी संकेत दिया है कि पूतना नाम की राक्षसी आई और कन्हैया जी को जहर पिला के चली गई, लेकिन माता यशोदा जी ने पहले ही पंचगव्य पिला रखा था, इसलिए कन्हैया का बाल भी बांका नहीं हुआ। अन्नप्राशन संस्कार के बाद यूं तो छोटी बड़ी बहुत सारी बातें आती है, लेकिन मैं प्रधान बातों को ही आपके सामने रख रहा हूं। मुंडन संस्कार में भी गाय माता की भूमिका है और इससे भी बड़ी भूमिका विद्याध्ययन संस्कार में है।
आज हर माता पिता अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ा करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि पढ़ाई गाय माता के बिना संभव नहीं है। जो पढ़ाई आजकल चल रही है, मैं उसको पढ़ाई नहीं मानता हूं। हिंदुस्तान में इस समय 99% लोग अनपढ़ घूम रहे हैं। पढ़ाई किसको कहते हैं? जो पढ़े और याद रहे। आप एमबीए किए हुए बच्चे को पूछ लो कि अ से लेके ज्ञ तक एक साथ बोल दे, वो नहीं बोल सकता। जो 10th क्लास में या 12th क्लास में 95% मार्क्स लाया हो, 6 महीने बाद री एग्जाम ले लीजिए, 50% भी मुश्किल आएंगे। यानी कि रट लिया, याद कर लिया, लिख लिया और आप परीक्षा में पास हो गए। ये एजुकेशन नहीं है, ये तो धोखा है। जो पढ़ा वो जीवन भर याद रहे, उसको कहते हैं पढ़ाई, और वो गाय माता के बिना संभव नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में जवाला नाम की स्त्री के पुत्र सत्यकाम की शिक्षा के बारे में एक बहुत बड़ा प्रसंग आता है, जिसमें गौ के कारण ही सत्यकाम को पात्रता प्राप्त होती है और वो चंद दिनों में ही चारों वेदों का ज्ञाता हो जाता है। मूल रूप से पढ़ने के लिए पात्रता चाहिए। 2 चीजें अगर आपके बच्चे में नहीं है तो वो नहीं पढ़ सकता। एक तो आपके बच्चे की बुद्धि तेज होनी चाहिए और दूसरा आपके बच्चे में आलस्य नहीं होना चाहिए। अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। न तो आलसी बच्चा पढ़ सकता है और न ही बुद्धिहीन बच्चा पढ़ सकता है। प्रश्न पैदा होता है, आलस्य कहां से आएगा और बुद्धि कहां से आएगी? गीता जी का 17वां अध्याय कहता है कि भोजन ही आलस्य और बुद्धि का मूल साधन है। और सरलता से समझा दूं, मुझे इस क्षेत्र की भोजन संस्कृति का पूरा जानकारी नहीं है, पहली बार ही आया हूं इस क्षेत्र में। मैं यहाँ बाटी बनती है महाराज जी, बाटी बनती है ना। एक सरल सी बात है कि रोटी खा करके आदमी जितना काम कर सकता है उतना काम बाटी खाने के बाद होता है क्या? बोलो, नहीं होता है। थोड़ी नींद ज्यादा आती है, ऊंघ जल्दी लगती है, आलस बढ़ता है। रोटली लोट से बनती है, बाटली भी लोट से बनती है। रोटली के लोट में नमक डालते हैं, मीठू बाटी के लोट में भी डालते हैं। रोटली का आटा पानी में भिगोते हैं, बाटी का आटा भी पानी में ही भिगोते हैं। रोटली को अग्नि पे सेकते हैं, बाटी को भी अग्नि पे ही सेकते हैं। अंतर कुछ नहीं है, आटा वही, नमक वही, पानी वही, अग्नि वही। अंतर सिर्फ आकार का होता है। रोटली चपटी होती है और बाटी गोल होती है। वो गोल बाटी खाते कि हम खुद ही गोल हो जाते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। सिर्फ भोजन का आकार बदलने मात्र से भोजन अपना प्रभाव बदल देता है। तो जब भोजन ही बदलेगा तो गड़बड़ तो होगी ही। और इस समय भारत का भोजन पूरी तरह से बदल चुका है। 1947 में भारत में 82 करोड़ गाय माताएं थी। आज 37 करोड़ भैंसे हैं, 14 करोड़ एचएफ है और मुश्किल से 5 करोड़ गाय माताएं हैं। अब आप विचार करो, आपके बच्चों को आइसक्रीम, बिस्किट, चॉकलेट, मक्खन, दूध, दही, घी किसका बना हुआ मिल रहा है? भैंस या जर्सी का। अब भैंस या जर्सी के दूध, दही, घी से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग जब बच्चा करेगा तो उसके शरीर पर भैंस और जर्सी जैसा असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और भैंस तो बहुत आलसी होती है। हालांकि महसाना जिले की भैंसें बहुत फेमस है, फिर भी है तो वो आलसी ही। आप कभी भी देखना, भैंस खा पी के चारों पैर लंबे करके बैठ जाती है, बेटी बेटी लघु संघ का मूत्र त्याग, यूरिन पेशाब कर देती है, उसी में पूंछ घुमा के नाना धोना, वॉशिंग बाथिंग भी निपटा देती है। आपने किसी देसी गाय माता को कभी बैठे बैठे मूत्र त्याग करते हुए देखा हो तो बताओ? नहीं देखा ना। तो विचार करो कि जिस भैंस को मूत्र त्याग करने के लिए उठने में आलस आता हो, ऐसी आलसी भैंसों का दूध आपके बच्चे पिएंगे तो पढ़ने में आलस आएगा ही आएगा। आप कभी भी देखिए, भैंस का बच्चा अपनी माँ का दूध पीने के 5 मिनट बाद ही एक कोने में सो जाता है। जर्सी का बच्चा अपनी माँ का दूध पीने के बाद धीरे धीरे इधर उधर घूमता है। लेकिन देसी गाय माता के बछड़े को देखना, अपनी माँ का दूध पीने के बाद पूंछ उठा के पूरे आंगन में उछलता है, कूदता है, तोड़ता है। ऊर्जा किसमें ज्यादा है? देसी गाय माता के दूध में। और फिर बात करें बुद्धि की, तो हिंदी में एक मुहावरा है, अक्कल बड़ी या भैंस। वैसे तो व्याकरण में बहुत सारे मुहावरे भैंस के खिलाफ है। अगर किसी इंसान का काम बिगड़ जाए तो सीधा बोलते हैं, गई भैंस पानी में। कोई बिल्कुल पढ़ना नहीं जाने तो क्या कहते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर। किसी को बार बार समझा और फिर भी उसके मगज में कुछ नहीं बैठे तो क्या कहते हैं, भैंस के आगे बीन बजाने से फायदा क्या? कुछ तो गड़बड़ होगी, तभी तो ये मुहावरे बने हैं। और इसी कड़ी का मुहावरा है कि अक्कल बढ़िया भैंस, यानी कि भैंस में अक्कल नहीं होती। एक भैंस को सुबह सुबह आप अपने घर से खोल दो और कह दो कि भैंस आज हम व्यस्त हैं, तू जा और खा पी के दूध देने के टाइम पे आ जाना। बोलो बहन, अकेली भैंस आएगी? कभी नहीं आएगी। और गाय माता को, महसाना में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो दूध निकाल के छोड़ देते होंगे, दिन भर कहीं भी घूमे, कचरा खाए, प्लास्टिक खाए, उस माँ का पेट भरे न भरे, लेकिन हमारा पेट भरने का टाइम हुआ कि दूध देने के लिए घर पर पहुंच जाती है। तो बोलो, याद रखने की क्षमता किसमें ज्यादा है? गाय माता में।
आपके घर पे गाय माता भी नहीं और भैंस भी नहीं हो तो भी जांच करने का एक तरीका बताता हूं। कल सुबह आप अपने घर के बाहर एक रोटी लेके खड़े हो जाओ, कोई भी अनजान घूमती हुई गाय माता आ जाए, आप उनको रोटी खिला दो और घड़ी में समय देख लो। गौ माता घड़ी नहीं पहनती, लेकिन दूसरे दिन 24 घंटे बाद लगभग उसी समय वापस आपके दरवाजे के बाहर आके खड़ी हो जाती है। और भैंस को भली पूरा टोकरा भर के लड्डू खिला दो, दोबारा दर्शन देने वाली नहीं है। विज्ञान भी इस चीज को मानता है कि बफेलो इज अ शॉर्ट मेमोरी पेशेंट। भैंस के दिमाग का इनबिल्ट मेमोरी सिस्टम ही बहुत लो एमबी का होता है, ऊपर से ऑटोमेटिक डिलीटेशन सिस्टम रहता है। 3 घंटे पुरानी फाइल खुद ही डिलीट हो जाती है। तो जिस भैंस को 3 घंटे पुरानी बात याद नहीं रहे, ऐसी भैंसों का दूध पीने वाले बच्चों को पढ़ाई कैसे याद रहेगी। और बच्चों की छोड़ दीजिए, आपको भी आजकल कहां याद रहता है। चाबी रखते हो बाथरूम में, ढूंढते हो बेडरूम में, ये उसी का प्रभाव है। इसलिए बच्चे बड़े सबको स्मृति बढ़ाने के लिए दूध गाय माता का ही पीना चाहिए। एकदम सरलता से समझ लीजिए, भैंस का दूध सफेद होता है, गाय माता का दूध पीला होता है। घास दोनों एक जैसी खाती है, फिर भी दूध में अंतर होता है। क्यों? गाय माता की पीठ में जो रीढ़ की हड्डी होती है, उस रीढ़ की हड्डी के सहारे सारे एक नाड़ी होती है, उस नाड़ी का नाम है सूर्य केतु नाड़ी। जैसे ही गाय माता सूर्य भगवान के प्रकाश में जाती है, वो सूर्य केतु नाड़ी सक्रिय होकर के तरल स्वर्णक्षार नाम का तत्व खींच करके दूध में छोड़ती है। दूध में मिलते कि वो सेरिब्रोसाइड नाम के तत्व का निर्माण करता है, और सेरिब्रोसाइड का काम है हमारे दिमाग के ऊतकों को मुलायम बनाए रखना, जिससे हमारी याददाश्त क्षमता बढ़ती है। इसलिए अपने बच्चों को दूध गाय माता का ही पिलाना चाहिए। 2 काम आप अपने बच्चों को जरूर करवाइए। एक तो 7 परिक्रमा रोज बच्चा गाय माता की करे। परिक्रमा में बहुत शक्ति है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि एक छोटे से परमाणु के नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करेंगे तो ही वो परमाणु अपने आप को बचा पाएगा। गाय माता के शरीर की पॉजिटिव एनर्जी हमारे जीवन के उन सभी सत्व गुणों को जागृत कर देती है, जिसके प्रभाव से हम लोगों का जीवन आसानी से विद्यामय बन सकता है। इसलिए बच्चों को एक तो 7 परिक्रमा रोज गाय माता की कराओ, और दूसरा रात्रि को सोते समय गाय माता का दूध पिलाओ। सुबह नहीं, सुबह चाय कॉफी दूध नहीं, सुबह दही छाछ दे सकते हो, रात्रि को दूध पिलाओ। और रोज नहीं पिलाना है, सावन महीने में नहीं पिलाना है। 11 महीने दूध पिलाओ, सावन महीने में दूध पिलाए तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मत्स्य पुराण के 36वें अध्याय के 16 श्लोक में स्पष्ट लिखा है, श्रावणे वर्जेत क्षीरम। सावन में दूध इंसान के शरीर में जहर का काम करता है, इसलिए सावन में बिल्कुल भी दूध का उपयोग नहीं करें। चलिए आगे बढ़िए। पढ़ाई के बाद में बारी आती है सगाई की। हर माता पिता